Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बहुत सी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड किया है। आज हम एक नई टर्म को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और इस टर्म को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो सकेगा कि किस तरह एसोसिएशन और कोरिलेशन हमारे लिए रियल लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज की जो नई टर्म है वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। आज की जो नई टर्म है और डेफिनेशन आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी हाईएस्ट ऑर्डर की जो क्लासेस हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाएगी? अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। अब बज़ाहिर तो लगता है कि ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा जुमला लग रहा है आपको, लेकिन जब आप अपने प्रीवियस लेक्चर का फ्लैशबैक अपने माइंड के अंदर लाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगी। सो उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बड़ा आसान होने वाला है जिन्होंने अपना पिछला लेक्चर अच्छे तरीके से रिवाइज किया हुआ है। तो जरा गौर से देखिए, इस बोर्ड के ऊपर आपको एक टेबल भी नजर आ रहा है और जिन लोगों को अपना पिछला लेक्चर क्लियर है उनको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये टेबल किस चीज का है। जी हाँ, हम पिछले लेक्चर में ये चीज डिफाइन कर चुके हुए हैं कि किस अंदाज में आपने दो एट्रीब्यूट्स की सूरत में अंडरस्टैंड करना है कि फ्रीक्वेंसीज और क्लासेस किस तरह बिल्टअप होती हैं। तो चलिए जरा एक दफा फिर क्विक रिव्यू देखते हैं कि अगर आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हो ए और बी और उनकी फर्दर हमारे पास क्लासेस बिल्टअप हुई है, ए अल्फा और बी बीटा। तो इनकी फर्दर जो क्लासेस बन रही हैं जरा गौर से देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मार्कर की टिप को आप देखेंगे कि फर्स्ट वन इज ए बी। इसमें दोनों ही पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं इसलिए ये पॉजिटिव क्लास कहलाएगी। यहां पर देखिए, दिस इज अल्फा बी और अल्फा नेगेटिव एट्रीब्यूट है, बी जो है वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। और जब किसी पर्टिकुलर क्लास में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एट्रीब्यूट्स बिल्टअप हो जाए तो हम उसको कॉन्ट्रेरी क्लास कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा। उसके बाद जरा गौर से देखिए, नेक्स्ट ए बीटा। ठीक है, ए बीटा की सूरत में यहां पर भी आपको क्लियर हो गया होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है, ये भी आपकी कॉन्ट्रेरी क्लास है। इसी तरह यहां देखिए अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब यह है कि अल्फा इज अ नेगेटिव, बीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। सो दोनों ही आपस में मिलेंगे तो आपकी नेगेटिव क्लास बिल्टअप हो रही है। सो ये तो आपका रिव्यू था अबाउट द क्लासेस कि कौन सी पॉजिटिव क्लास है और कौन सी नेगेटिव क्लास है। लास्ट लेक्चर में हमने इस टेबल के हवाले से ये बात भी अंडरस्टैंड की थी कि किस तरह हम फ्रीक्वेंसीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या था कि जब भी हम अपने एट्रीब्यूट्स के गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ये बी जो आपको पेन की मार्कर की टिप के ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट बी। नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट बीटा। ठीक है जी, क्योंकि ऊपर आप देखिए जो दूसरा नजर आ रहा है आपको एरिया वो है बीटा। फर्स्ट वन इज ए और उसकी फ्रीक्वेंसी है आगे मेंशन की हुई है। इसी तरह अल्फा है, उसकी आगे फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है। ठीक है, सो आपको ये चीज माइंड के अंदर रखनी है कि किस तरह टेबल को अंडरस्टैंड करने के बाद आप पहुंचेंगे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो जरा आइए वापस अपने टॉपिक की तरफ कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है। वो ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी जिस पर्टिकुलर क्लास का ऑर्डर हाई है। हाई का मतलब ये होगा, याद रखिए कि जिसमें एट्रीब्यूट की तादाद एक से ज्यादा होगी। ठीक है, जब एट्रीब्यूट की तादाद एक से ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए हमने अगर के एट्रीब्यूट हमने फर्ज कर लिया है क्या कि ये के एट्रीब्यूट है आपके पास, तो इसका फॉर्मूला यानी अल्टीमेट क्लासेस जो बनेंगी वो 2 रेज़ टू पावर के होगा। यानी आप यूं कह सकते हो कि अगर आपके पास के की वैल्यू 1 है तो फिर क्लासेस क्या होंगी? आपकी क्लासेस आपकी क्या बनेंगी? 2 रेज़ टू पावर 1, यानी 2 क्लासेस बनेंगी आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास इसी तरह के की वैल्यू 2 हो जाए, यानी आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स बिल्टअप हो, तो फिर देखिए अल्टीमेट क्लासेस कितनी होंगी? 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 अल्टीमेट क्लासेस बनेंगी। और ये कौन सी क्लासेस होंगी? जरा गौर से देखिए, टेबल की तरफ फिर जाना आपने।
टेबल की तरफ आपने फिर जाना है और देखना है इस चीज को कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यानी आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी अल्टीमेट क्लासेस कौन सी हैं, ठीक है। जरा गौर से देखिए 2 रेज़ टू पावर 2 4। अच्छा, अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स की तादाद कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर सोचिए कि कितनी बनेगी। वेरी सिंपल, वो क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी 8 आपकी जो है वो अल्टीमेट क्लासेस बनेगी। तो जब क्लासेस को आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेंगे, क्लासेस के बारे में आपकी लोकेशन क्लियर हो जाएगी, तो देखिए फ्रीक्वेंसीज के लिए तो फिर प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेन आपका जो पर्पस है या आपका जो टास्क है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एसोसिएशन में, वो क्या है कि आपने ये देखना है कि आपकी अल्टीमेट क्लासेस कहां है, कितनी है, और उसके लिए अल्टीमेट क्लासेस कौन सी है, वो ये है द हाईएस्ट ऑर्डर क्लास, ठीक है। और उनकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, ठीक है जी। इस चीज को बिल्कुल क्लियर माइंड के अंदर रखें कि जब तक आपका पिछले लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे, स्पेशली खास तौर पर वो टेबल जो आपको इस वक्त बोर्ड पर नजर आ रहा है, अगर ये आपको टेबल क्लियर नहीं है तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब यही है कि एक ऐसी क्लास जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स की तादाद एक से ज्यादा है। जिस तरह यहां देखिए, अगर आप टेबल को गौर से देखें तो अल्फा बी है, यहां पे 2 एट्रीब्यूट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट्स जब इकट्ठे होंगे तो फिर इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर है वो हाई है। किससे, जरा गौर से देखिए, यहां पर एक एट्रीब्यूट है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट हो रही है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट हो रही है। लेकिन जैसे आप अंदर जाते हैं इनसाइड द टेबल, तो फिर आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी अल्टीमेट क्लासेस हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहां पढ़ा है, जरा गौर से देखिए कि अगर एट्रीब्यूट्स की तादाद 2 हो, जैसे कि इस टेबल में भी शो हो रहा था, इस टेबल में क्या शो हो रहा था कि आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से, ए और बी। फर्दर हमने उसकी क्लासेस बनाई थी, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज स्टडी की थी कि ए एग्जिस्टेंस को शो करता है, अल्फा नॉन एग्जिस्टेंस को शो करता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। इसी तरह बी एग्जिस्टेंस को शो करता है, बीटा उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को शो करता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की। क्लियर हुई बात? सो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से आपके पास जो है वो फर्दर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या यूं कह लीजिए कि एट्रीब्यूट्स की तादाद बढ़ रही है। सो आपने ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं बार बार इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि आपने याद रखना है कि मेन आपके पास 2 ही एट्रीब्यूट हैं, कौन कौन से, ए और बी। जब ए और बी डिफाइन हो गए तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास के की वैल्यू 2 है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद ए, अल्फा, बी और बीटा ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि अभी मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर माइंड के अंदर रखना है। वो क्या है कि आपके जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो ए और बी हैं, अल्फा और बीटा ये इसके फर्दर क्लासिफाइड एट्रीब्यूट्स हैं जो उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। सो बिल्कुल क्लियर माइंड के अंदर रखना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो ये 4 एट्रीब्यूट नहीं है, ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो मेन आपके एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है जी। सो 2 एट्रीब्यूट्स हो तो क्लासेस की तादाद 4 है, जो कि टेबल से भी शो हो रहा है, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ आपकी, ये जो जहां पर 2 एट्रीब्यूट्स शो हो रहे हैं, ए बी का मतलब क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, पॉजिटिव क्लास है, तो ये आपकी एक अल्टीमेट क्लास हो गई। फिर उसके बाद ये दूसरी अल्टीमेट क्लास हो गई, ये तीसरी और ये चौथी। तो ये हम जरा गौर से देखिए कि हमने क्या पढ़ा था, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी ऐसे सिचुएशन या ऐसा टेबल या ऐसा डेटा जिसमें आपके 2 एट्रीब्यूट्स हो, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज जो है वो 4 बनेगी। क्यों? क्योंकि क्लासेस की तादाद 4 है। जब 4 क्लासेस होंगी तो आपकी फ्रीक्वेंसीज भी 4 ही होंगी। और यहां से देखिए ये फर्दर है क्या कि अगर एट्रीब्यूट्स की तादाद बढ़ जाए यानी 3 हो जाए तो फिर आपकी क्लासेस की तादाद 8 हो जाएगी, और इसी तरह आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है उनकी तादाद भी बढ़कर 8 हो जाएगी अगर एट्रीब्यूट्स 2 से 3 हो जाते। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने मजीद कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करते हैं जी। अब देखिए, इन द स्टडी ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उसकी करोलरी आप समझ सकते हैं,
या आप रिजल्ट्स समझ सकते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज को। जब हम देखते हैं उस टेबुलर फॉर्म के बाद, जो टेबल अभी आपने लास्ट बोर्ड पर अंडरस्टैंड किया कि जब आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हो, अब फर्दर हम उसके कुछ रिजल्ट्स बना रहे हैं कि n इज इक्वल्स टू a प्लस अल्फा, लेकिन गौर से देखिए ये ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको क्लियर रखना है। ये आपके एमसीक्यूज भी हैं और इन्हीं की बेस पर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी अब आगे जाकर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो वेरी मच क्लियर कि दिस इज योर फर्स्ट ए फ्रीक्वेंसी, दिस इज अल्फा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो आपने माइंड के अंदर रखना है कि आपका ए और अल्फा ब्रैकेट की सूरत में, यानी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ए फ्रीक्वेंसी जो इंडिविजुअल आपका एट्रीब्यूट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको फर्दर हमने दो अल्टीमेट जो फ्रीक्वेंसीज हैं ए बी और ए बीटा, दिस इज ए बी, दिस इज ए बीटा, अगर आप इसके अंदर इसको ऐड कर लेते हैं तो फिर आपके पास ए आ जाता है। इसी तरह जब आप अल्फा बी दिस वन और अल्फा बीटा को ऐड करते हैं तो आपके पास जो नेगेटिव एट्रीब्यूट है उसकी फ्रीक्वेंसीज मिल जाती है आपको। अब जरा गौर कीजिए कि अगर आपके पास एन, ए और अल्फा की फ्रीक्वेंसीज के लिए रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों ना दूसरी तरफ आपके लिए बी के लिए एग्जिस्ट कर जाए। जरा गौर कीजिए, जरा एक रफ सा स्केच बनाता हूं, जरा गौर से इसको अंडरस्टैंड करें कि एक रफ सा स्केच है। आपने इस टेबल को पिछले बोर्ड पे भी देखा है। आपके पास अगर ये फॉर एग्जांपल बी है, बीटा है, ए है, अल्फा है, तो यहां पर आपके पास आती हैं अल्टीमेट क्लासेस और इसको मैं लिख ही देता हूं, दिस इज ए बी अल्फा बी, और इसी तरह यहां पर क्या बनेगा ए बीटा और अल्फा बीटा। तो यहां हमने क्या कहा, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा, और यहां पर देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अल्फा और ये एन था आपका। जरा गौर कीजिए, आप अभी तक जो डिफाइन कर चुके हुए हैं वो क्या चीज है, गौर कीजिए, आप डिफाइन कर चुके हुए हैं दिस वन, यानी इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने माइंड के अंदर रखना है क्या चीज कि बी और बीटा की जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी अल्टीमेटली किसके इक्वल होंगी, वो भी एन के इक्वल होंगी, ठीक है जी, आपने माइंड के अंदर रखना है। तो इसका मतलब है कि मैं क्या फॉर्मूला और जनरेट कर सकता हूं कि अगर मैं इन केस ऑफ ए एंड अल्फा ये रिलेशनशिप बना रहा हूं तो जरा गौर से देखिए, क्या मैं एन को ऐसे नहीं लिख सकता, इसको जरा क्लियरली देखिए, एन इज इक्वल टू बी प्लस बीटा, यानी एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो किसके इक्वल आएंगी, वो आएंगी बी की फ्रीक्वेंसी और बीटा की फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से। सिमिलरली आप जरा आगे मूव करें, अगर मैं ये चाहता हूं कि बी की टोटल फ्रीक्वेंसी निकालूं तो मुझे कौन कौन सी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। जरा अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज देखिए कौन कौन सी हैं, वो होगी आपके पास ए बी प्लस अल्फा बी। टेबल से आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये आपका टेबल है, जरा गौर से देखिए दिस वन, यानी मुझे अगर ये बी चाहिए तो मुझे इससे पीछे जो आपको अल्टीमेट क्लासेस नजर आ रही हैं अल्फा बी और ए बी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज चाहिए, तो इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास इजीली क्या आ जाएगा, दिस वन, टिप को देखें मार्कर की, सो बी इज इक्वल टू ए बी एंड अल्फा बी। सिमिलरली अगर आपने बीटा को ऐड करना है या उसको डिफाइन करना है तो फिर वो कैसे आएगा, अल्फा बीटा और ए बीटा की फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से। सो एक रिलेशनशिप और लिख लीजिए, दैट इज बीटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये मैंने लास्ट आपको लेक्चर में भी बताया था कि आपने याद रखना है कि बी और बीटा में डिफरेंस क्या है। वेरी मच क्लियर। अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हुए इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और टीचर जो है वो बी और बीटा में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि आप अच्छे तरीके से इसको डिफाइन नहीं करते। सो बिल्कुल क्लियरली आपने डिफाइन करना है
ये आपका जो है वो लैटिन लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक जो आपका अल्फाबेट है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है जी। सो अब आपको ये क्लियरली याद रखना है कि देयर आर 6 रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा, ए एंड बी। ठीक है, जब आपके पास इन एट्रीब्यूट्स की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज को यूज करके हम इन फ्रीक्वेंसीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंसिस्टेंट ऑफ डेटा। ये एक नई डेफिनेशन भी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लीजिए या कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज याद रखने हैं कि कंसिस्टेंट ऑफ डेटा क्या चीज है। ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसीज आर कंसिस्टेंट कब होंगी? अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल फ्रीक्वेंसीज। हम ये बात कर रहे हैं कि इन जनरल जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कब आपकी कंसिस्टेंट होंगी। ये याद रखिए, वो कब होंगी? इफ कंफर्म, क्या चीज कंफर्म करें? विद वन अनदर, यानी एक दूसरे को कंफर्म करें। जब तक फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी वो क्या नहीं कहलाएंगी? वो कंसिस्टेंट नहीं कहलाएंगी। ये एक अजम्पशन है, ये माइंड के अंदर रखना आपने। दूसरा है जी, डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर। एक तो वो बात आ गई जो दूसरा पॉइंट था कि कंफर्म करें, और दूसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा ना करें। यानी आपने ये देखना है, बड़े ही प्रिसाइज वे में उन्होंने ये गाइड कर दिया है कि कंसिस्टेंट ऑफ डेटा जो है वो क्या चीज है आपकी, कि एक तो कंफर्म करें एक दूसरे को, एक बात। दूसरी बात ये कंफर्म भी करें और साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी प्रोड्यूस ना हो। वो कैसे होगा? वो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और कंफर्मेशन में क्या सिमिलैरिटी है, या किस तरह आपने अंडरस्टैंड करना है कंसिस्टेंट ऑफ डेटा को। देखिए, फर्ज कर लें मैं एक टेबल बना रहा हूं, और टेबल की अंडरस्टैंडिंग से आपने देखना है यहां पर कि इससे पहले ऑलरेडी आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हम ए बी और अल्फा बीटा के हवाले से देख चुके हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, यानी 3, 5, 8, 10। ठीक है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो टेबल के इनसाइड हम लिखते हैं अल्टीमेट क्लासेस हैं और उन्हीं की फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरह 11, 15, 8 और 18, इस तरह ये 26 बन रहा है। देखिए, फर्स्ट जो आपकी अजम्पशन थी या जो फर्स्ट क्लू था वो क्या था? इफ कंफर्म विद वन अनदर, एक दूसरे को कंफर्म कर दें। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पिछले बोर्ड पर आपने कुछ रिजल्ट्स देखे थे वो रिजल्ट्स प्रूव हो जाएं। इस पहले जो है वो अजम्पशन का मतलब ये है। ठीक है, आपने ये क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि पहली अजम्पशन का मतलब ये है कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं, यानी रेड में जो मैंने लिखे हुए हैं, ये आंसर जो है वो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज को ही देखने से मिल जाए आपको। ठीक है जी, कैसे? जरा गौर से देखिए। आपकी ये पहली अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी है, दिस वन, और ये दूसरी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। इसका लिंक किसके साथ है? इसका लिंक 11 के साथ है। तो देखिए 3 + 8 इट इज 11। प्रूव्ड, फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को कंफर्म कर रही हैं। और इसी तरह जब आप यहां देखते हैं तो 5 + 10 इट इज 15। देखिए ये कंफर्म हो रही है। उसके बाद आगे आ जाइए, हमने कॉलम वाइज देख लिया, अब रो वाइज देखेंगे। रो वाइज क्या है कि आप जरा गौर से देखिए, रो वाइज भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। क्या है जी? 3 + 5 = 8। ये देखिए ये एरो से, ठीक है। उसके बाद फर्दर आप देखिए 8 + 10 = 18। फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को कंफर्म कर रही हैं। और जो लास्ट बोर्ड पर आपने एन के हवाले से देखा था, एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 26। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू बोथ द सम ऑफ बोथ एट्रीब्यूट्स। जरा गौर करना है आपने, यानी
जो आपके पास एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है उसकी जितनी भी क्लासेस बन रही हैं उन सब क्लासेस को जब आप ऐड करते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल होनी चाहिए। यानी ए और अल्फा दो आपके पास क्लासेस हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ए की फ्रीक्वेंसी और अल्फा की फ्रीक्वेंसी अगर दोनों को ऐड कर दें तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए जरा, मेरे पास दिस इज ए, फॉर एग्जांपल मैं यहां से देखता हूं, दिस इज योर ए, दिस इज अल्फा। तो देखिए क्या 8 + 18 को मैं ऐड करूं तो 26 आ रहा है? यस, इट इज 26। सो 26 आने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों जो क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है इसको कंफर्म भी कर रही हैं। क्लियर हो की बात? अब जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर, कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होगा, इसको भी एक छोटी सी एग्जांपल से मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। होप कि आपको यहां नजर आ रहा होगा। ठीक है, कैसे, जरा गौर से देखिएगा, सिचुएशन जरा गौर से देखिएगा। गौर से देखिए कि आपके पास क्या सिचुएशन आ रही। फर्स्ट रो को देखिए, 3 + 5 = 8, यस, कंफर्मेशन। 2 + 4 6 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जरा गौर से देखिए, दिस मस्ट बी 6, लेकिन ये 8 है। इसका मतलब है कि ये कंफर्म नहीं कर रही, और जब कंफर्म नहीं कर रही इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब कॉन्फ्लिक्ट कहां पे होगा, जरा गौर कीजिए कि आपकी सिचुएशन कहां से चेंज हो रही है। गौर से देखो, ये 2 है, ये 4 है, या तो 2 में प्रॉब्लम है, ये 4 होना चाहिए था ताकि 4 के साथ मिलके 8 हो जाता। अब कॉन्फ्लिक्ट कहां है वो हमें नहीं अंदाजा हो रहा, हम सिर्फ ये चीज जज कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट ऑफ डेटा का मतलब क्या है। ठीक है, जरा इधर देखिए। सो हमें यहां से कंफर्मेशन हो गई कि आपके पास या इस 2 की जगह पर प्रॉब्लम है या इस 4 की जगह प्रॉब्लम है। अगर ये 2 करेक्ट है तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट 4, दिस मस्ट बी 6। ठीक है, ताकि वो 8 बन जाए। ओके, अच्छा अब जरा आगे आइए। यहां से हमें यह चीज तो अंदाजा हो गया कि 10 + 6 = 16, नो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज कंफर्म कर रही हैं। दिस इज बी, दिस इज बीटा, तो बी + बीटा = n, ये आपका कंफर्मेशन हो रही है, ये आपका प्रूफ जनरेट हो रहा है। लेकिन जब आप यहां आते हैं, जरा गौर से देखो, 3 + 2 = 5, सो 6 है। सो 6, ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब फिर वही बात कि या आपकी प्रॉब्लम यहां पर है, यहां पर 3 होना चाहिए था 2 की जगह पे, या आपका यहां पर जो है वो जनरेट होना चाहिए था 4, ताकि 2 + 4 जो है उसको 6 बना देते। सिमिलरली केस इज हियर कि 4 + 5 = 9, लेकिन यहां 10 है। इसका मतलब है अगर ये आपकी कंफर्मेशन यहां से हो रही है तो ये कंफर्मेशन ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम है कि यहां आपको अपनी अल्टीमेट क्लासेस को देखना है। ठीक है, तो 5 + 4 = 9, तो प्रॉब्लम यहां पर भी हो सकती है कि ये आपका 6 होगा, यहां पर भी हो सकती है ये 5 है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है कि किस तरह, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो डेटा कंसिस्टेंट होगा। ये आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्लियर हो गया होगा। सो इसका मतलब है कि ये जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, दिस इज कंसिस्टेंट डेटा, बट दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, सो ये कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को क्लियर नहीं कर रही, कंफर्म नहीं कर रही, कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज नॉट कंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट। होप आपको कंसिस्टेंट ऑफ डेटा कंफर्म हो गया होगा कि वो क्या चीज है। अब वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, इसको पहले आप अंडरस्टैंड कर लें। इंडिपेंडेंसी का मतलब यह है कि एट्रीब्यूट्स में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर यह चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दोनों एट्रीब्यूट्स या 3 एट्रीब्यूट्स या 4 एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके पास किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं और उनको इंडिपेंडेंसी के लिए किस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। यानी हम ये देखेंगे कि एट्रीब्यूट कब इंडिपेंडेंट होंगे,
या वो क्या सिचुएशन होगी या वो क्या रिजल्ट होगा, वो क्या रिलेशनशिप होगा जिसके तहत हम ये कहेंगे कि गिवन एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये जनरल आपके पास क्राइटेरिया है मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पोसेसिंग ए, यानी आपने ये देखना है कि उस प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करें कि जिनके पास एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, ए एट्रीब्यूट। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके टोटल को हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पोसेसिंग बी, ये पोसेसिंग बी का मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल्स जिनके पास बी एट्रीब्यूट की प्रोपोर्शन है, वो कैसे होगी कि हम बी की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। सो ये प्रोपोर्शन कैलकुलेट हो रही है जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, सो आपने इसको बिल्कुल क्लियरली, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अभी हम मैथमेटिक्स की टर्म्स में बातें कर रहे हैं। अब प्रोपोर्शन आपने कैलकुलेट करनी है इंडिविजुअल्स पोसेसिंग ए एंड बी, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी दोनों की क्वालिटीज मौजूद हैं और उनकी प्रोपोर्शन हमने अगर निकालनी है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को बी एन से डिवाइड कर देंगे। ये मैं बार बार फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब, इसलिए मैं यहां पर ये नाम ले रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। सो ब्रैकेट अगर एट्रीब्यूट के साथ लगी हुई है तो इसका मतलब है दे आर प्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो अगर प्रोपोर्शंस निकल आई हैं, अब आप इसी पर्टिकुलर ये जो 3 सिचुएशंस हमने लिखी हैं, ये किसी भी अंदाज में आप और भी एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करके कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं प्रोपोर्शन निकालना चाहता हूं ए बी की, जरा गौर करना है, सिंपल ए बी की, तो इसको क्या इस तरह नहीं लिख सकता मैं, कैसे, प्रोपोर्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन ऑफ बी। ठीक है, अब प्रोपोर्शन ऑफ ए बी क्या है, जरा इनके रिलेशनशिप्स को यूज करें जो हमने यहां पर कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, वो कैसे, जरा पुट अप करें वैल्यूज इनकी, तो ए बी डिवाइडेड बाय एन, यानी ए बी की फ्रीक्वेंसी उसको एन से डिवाइड कर दें। ये जो प्रोपोर्शन ऑफ ए है इसकी वैल्यू क्या थी जो हमने रिलेशनशिप में निकाला, दिस इज ए ओवर एन मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन ऑफ बी, बी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट जनरेट होगा, जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखें। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या बनता है, जरा देखिए, ए बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एन, एन और एन, ये डिवाइड हो रहा है, राइट पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन। क्लियर होगी बात। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी अगर आपने दो एट्रीब्यूट्स, मेरी बात को आपने बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वो क्या है जी, कि ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, ये कब इंडिपेंडेंट होंगे, अगर, ध्यान से, कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो सेंटेंस याद रखना है, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, इसको नेक्स्ट बोर्ड पर वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि मजीद इसके क्या रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। जी, हमने कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी को फाइनलाइज कर लिया कि अगर दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि ए बी की फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल्स टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन। यहां तक बात क्लियर होगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिजल्ट प्रूव हो जाए, ये वाला जो आपको इस वक्त मार्कर की टिप के ऊपर नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर ये सिचुएशन ना हो, सो हम यहां लिखेंगे ए बी, या हम ये कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स
आर इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन, अगर ये चीज होल्ड कर जाए आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। देखिए, अगर कंडीशन होल्ड कर रही है यानी इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडिपेंडेंट। और अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही तो फिर क्या कहेंगे, यहां पर आप सिंपल सा एक सेंटेंस लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए, इसीलिए मैंने इसका लिंक यहां पे जनरेट किया कि अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो इंडिपेंडेंट, और अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही तो नॉट इंडिपेंडेंट। और अगर जरा सिनोनिम्स को अंडरस्टैंड करें या इसकी जो वे ऑफ जनरेशन बन रही है आपकी, उसको अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉट इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है। हम एक जुमला और भी या एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, वो है एसोसिएटेड। यानी आप अगर इस जगह पर पहुंच गए हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, और आप ये भी लिख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब है कि उनका आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी। अब इसी से फर्दर हम रिजल्ट्स कुछ और भी जनरेट करते हैं। वो क्या रिजल्ट्स हैं जी, ए बी। देखिए, अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो सकता है कि वो ग्रेटर भी हो सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और एक और सिचुएशन भी बन सकती है कि ए बी इज लेस देन ए बी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय एन, यानी ये दोनों भी होल्ड कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या नाम है, पॉजिटिव एसोसिएशन। उसके बाद ये क्या होगा, नेगेटिव एसोसिएशन। आप एक चीज माइंड के अंदर लाएं जरा, मैंने यहां एसोसिएशन क्यों लिख दिया। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि इंडिपेंडेंसी उस वक्त जनरेट होगी जब ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा है, दिस वन। और अगर ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा तो फिर कोई भी रिजल्ट हो, यानी अगर ये इक्वालिटी नहीं है, इसको मैथमेटिकल बैकग्राउंड के अंदर अंडरस्टैंड करें कि एक चीज इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या होगा, तीन सिचुएशंस होंगी। अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपके पास इनइक्वालिटी तो आ गई, फिर उसके बाद या वो ग्रेटर हो सकता है या वो लेसर हो सकती है सिचुएशन। ठीक है, सो ग्रेटर की सूरत में हमने कहा उसको कि पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी दोनों एट्रीब्यूट्स में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉजिटिव है। और अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है यानी लेस देन हो जाए, यानी ए बी की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाय एन, ये सिचुएशन होल्ड कर जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो ए और बी एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो नेगेटिव है। यानी नेगेटिव एसोसिएशन के लिए आपको इस रिजल्ट को फॉलो करना पड़ेगा, पॉजिटिव एसोसिएशन के लिए आपको इस रिजल्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और ये किस चीज को शो कर रही है, दिस इज एसोसिएशन, यानी सिंपल एसोसिएशन है। इक्वालिटी नॉट एसोसिएटेड यानी इंडिपेंडेंट, नॉट इक्वालिटी मतलब नॉट इंडिपेंडेंट मतलब एसोसिएटेड। सो ये बड़ा आपस में लिंक्ड है, इसलिए आपने अच्छे तरीके से माइंड के अंदर रखना है कि यहां पर आपने ये सारी बातें याद रखनी है। सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये जो रिलेशनशिप्स आपको यहां नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होंगे। होप आपको आज का लेक्चर यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इन टर्म्स को, इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।